हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेड केयर पाथ के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीपी के बारे में। एनसीपी को कैसे बनाया जाता है और एनसीपी के क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिनको अपन ध्यान में रख के अपना जो एनसीपी प्रिपरेशन है वो अपन अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग करेंगे। और अपने जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, उनके अंदर एनसीपी यानी कि नर्सिंग केयर प्लान बहुत ही ज़्यादा क्या वेटेज वाला टॉपिक रहता है और ये हर जगह पूछा जाता है। नर्सिंग केयर प्लान, अपन को केयर करनी, अपना जो पहला मोटिव होता है नर्सेज का वो होता है केयर करना। अपन को नर्सिंग केयर प्लान है वो सही ढंग से और सही सलीके से बनाना आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अपन टुडे डिस्कस करेंगे नर्सिंग केयर प्लान के बारे में और उसके पॉइंट्स के बारे में, उसके फॉर्मेट के बारे में, जिसको आप याद करके अपने एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और अपन डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग केयर प्लान, जिसको अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एनसीपी प्लान। क्या बोलते हैं साथियों? एनसीपी प्लान बोलते हैं। यहाँ पे अपन हेडिंग लगा दी है एनसीपी। एनसीपी के अंदर अपन डिस्कस करेंगे टोटली 5 पॉइंट के अंदर अपन एनसीपी को कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर जो पहला पॉइंट है वो असेसमेंट है, दूसरा डायग्नोसिस है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, चौथा इंटरवेंशन या फिर रेशनले है, उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन है और उसके बाद में अपना जो लास्ट का जो मैंडेटरी पॉइंट नहीं होता है वो इवोल्यूएशन है। अपन को इसके अंदर ओनली 2 पॉइंट को ध्यान में रख के कंसिडर करके अपन यदि लिख देते हैं, 2 पॉइंट को अच्छे से लिख देते हैं तो बाकी के जितने भी एनसीपी के पॉइंट हैं वो अपने हिसाब से वैसे भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अपन उसके बारे में एनसीपी के फॉर्मेट के ऊपर जाने से पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन 6 पॉइंट के बारे में डिस्क्राइब करना चाहूंगा। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो असेसमेंट है। असेसमेंट, और असेसमेंट के अंदर क्या अपन डिस्कस करने वाले हैं। असेसमेंट अपन 2 प्रकार से करते हैं। असेसमेंट का मीन होता है कि अपन पेशेंट की कंडीशन को किस तरीके से असेस कर रहे हैं, मतलब उसकी तकलीफ को अपन किस प्रकार से, उसकी प्रॉब्लम को किस प्रकार से अपन असेस कर रहे हैं। तो उनके असेस करने के लिए अपने पास 2 मेथड होते हैं। सबसे पहले मेथड होता है वो सब्जेक्टिव मेथड होता है, सब्जेक्टिव। और मेथड से अपन जो भी डाटा कलेक्ट करेंगे वो सब्जेक्टिव डाटा कहलाएगा। सब्जेक्टिव डाटा का मीन्स होता है कि अपन को पेशेंट खुद बता रहा है अपनी प्रॉब्लम्स, तो अपन इसमें लिख देंगे पेशेंट सेड अबाउट डिजीज एंड प्रॉब्लम। ठीक है साथियों, ये ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब, सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर अपन ने सब्जेक्टिव डाटा के अंदर पेशेंट खुद अपन को बता रहा है चीजें, उसको जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी डिजीज हो रही है। उसके बाद में अगला जो अपना डेटा रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव डाटा है। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर अपन ऑब्जर्व करेंगे, मतलब नर्सेज कैन ऑब्जर्व पेशेंट कंडीशन। नर्सेज ऑब्जर्व द साइन सिम्टम। नर्सेज ऑब्जर्व करेगी ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर और उससे अपन डेटा को कलेक्ट करके अपना जो असेसमेंट का प्रोसीजर है वो अपन तैयार करेंगे। तो असेसमेंट के बारे में अपन इतना इनफ है कि असेसमेंट का मतलब है कि पेशेंट की कंडीशन को असेस करना। उसके अंदर 2 पॉइंट हो गए, पहला सब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में जो अगला अपना पॉइंट रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला साथियों, वो रहने वाला है डायग्नोसिस का। कौन सा? डायग्नोसिस। ये होता है कोर। डायग्नोसिस यदि अपना गलत है तो अपनी एनसीपी पूरी गलत है। अपन को डायग्नोसिस एक अच्छे तरीके से, जितने भी नंदा के डायग्नोसिस होते हैं, आप सबने नंदा तो नाम सुना है। अब नंदा का मतलब क्या होता है? नंदा नाम की एक एसोसिएशन है। नंदा का मैं आपको यहाँ पे पूरा नाम बता देता हूं। नंदा का मीन्स है कि नॉर्थ, एन का मतलब होता है नॉर्थ, ए का मतलब है अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन। ये एन का मतलब है, ये ए का है और ये एन का है और ये डी का है और ये ए का है। मतलब नंदा नाम का एक एसोसिएशन है जो अपने जो नर्सिंग के अंदर जितने भी डायग्नोसिस होते हैं उनको बनाने के अंदर हेल्प आउट करते हैं। अब अपन को डायग्नोसिस है वो किस चीज को कंडीशन, किस चीज को अपन मतलब किस चीज को देखते हुए वो प्रिपेयर करेंगे। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन को पेशेंट की प्रॉब्लम को देखना है। किसको देखना है? पेशेंट की प्रॉब्लम को। पेशेंट की प्रॉब्लम को देखने के बाद में अपन क्या करेंगे, उसकी ईटियोलॉजी, मतलब उसके जो जो साइन, जो जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर अपन को अपीयर हो रहे हैं उनको अपन कंसिडर करेंगे। वो क्या होंगे? रिलेटेड होंगे। और उसके ईटियोलॉजी के बाद में अपन क्या करेंगे? सिम्टम, जिनसे डिजीज होना तय होता है, इसको अपन लिखेंगे एविडेंस। तो सबसे पहले अपन प्रॉब्लम पे बात करेंगे। प्रॉब्लम के बाद में अपन उसकी इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है, उसके आधार पर अपन बताएंगे कि ये सिम्टम अपीयर हो रहे हैं तो ये एविडेंस है इस डिजीज के होने का।
तो डायग्नोसिस का मतलब होता है कि पेशेंट की जो बॉडी है वो डिजीज पे किस प्रकार से रिस्पॉन्स कर रही है। पेशेंट बॉडी रिस्पॉन्स टू डिजीज, ये होता है डायग्नोसिस का मतलब। ठीक है साथियों, डायग्नोसिस का मतलब आपको पता चलेगा। उसके बाद में जो अपना अगला जो पॉइंट था वो था इंटरवेंशन, उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन। इंटरवेंशन अपन यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरवेंशन का पेज मैं आपके सामने इधर ले लेता हूं, यहां पे अपन इंटरवेंशन डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है अपना इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है कि अपन पेशेंट के लिए किस प्रकार से नर्सिंग की प्लानिंग कर रहे हैं, और जितनी भी प्लानिंग होती है वो इस इंटरवेंशन के अंदर इंक्लूड होगी। इंटरवेंशन से पहले अपन एक ऑब्जेक्टिव का टॉपिक भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव को अपन नॉर्मली पूरी जो अपन जितनी भी केयर प्रोवाइड करवाएंगे उस केयर के अंदर अपन किस प्रकार से कौन से पॉइंट पर अपन ज्यादा फोकस रखेंगे, जैसे कि उसका पेन रिलीव करना है, टू द पेन रिलीव, टू द इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन, इस प्रकार से उसका अपन ऑब्जेक्टिव एक फिक्स रखेंगे कि अपन को ये चीज ही बाद में गोल के अंदर या फिर इवैल्यूएशन के अंदर सही चाहिए। उसके बाद में इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन के अपन को 3 टाइप मिलेंगे। सबसे पहला डिपेंडेड, उसके बाद में इंडिपेंडेंट, और उसके बाद में कोलैबोरेटिव। तो सबसे पहले जो डिपेंडेंट है उसके अंदर क्या होगा, डिपेंडेंट के अंदर अपन को पूरी तरीके से जितनी भी नर्सेज होगी वो डॉक्टर पे डिपेंड होगी। इंटरवेंशन के लिए नर्सेज डिपेंडेड ऑन डॉक्टर ऑर्डर। उसके बाद में इंडिपेंडेंट में नर्स पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती है इंटरवेंशन देने के लिए। नर्स इंडिपेंडेंट टू टेक केयर। और कोलैबोरेटिव के अंदर नर्स प्लस डॉक्टर दोनों का रोल होता है, नर्सेज प्लस डॉक्टर का। ठीक है साथियों, ये इंटरवेंशन की बात होगी। उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन को अपन यहां पे शॉर्ट में देख लेते हैं। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है? इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि अपन जितनी भी इंटरवेंशन है उसको अप्लाई कर रहे हैं पेशेंट पे। तो अपन यहां पे लिख देंगे इंटरवेंशन आर अप्लाइड ऑन पेशेंट। आपको ये समझ में थोड़ा नहीं आ रहा होगा तो अपन आगे एग्जांपल लेंगे, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इंप्लीमेंटेशन हो गया। इंप्लीमेंटेशन के बाद में अपन अगला देख लेंगे इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन में अपन इवेल्युएट करते हैं ऑब्जेक्टिव को। मतलब अपन ने जहां पे ऑब्जेक्टिव लिखा था कि टू द मेंटेन पेशेंट पेन रिलीफ, टू द मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड, तो वो सारा इवेल्युएट अपन कर रहे हैं यहां पे लास्ट वाले टॉपिक के अंदर, कि अपन को वो पेशेंट के अंदर जो जितनी भी कंडीशन थी वो पेशेंट के अंदर सही हुई है या फिर नहीं हुई है। अब मैं आप सबको एक फॉर्मेट समझा रहा हूं, उस फॉर्मेट को आप याद कर लीजिएगा और उसी को ही आप एग्जाम के अंदर लिख के उसके अंदर जो फिलअप है वो फिलअप करके आप यदि एग्जाम के अंदर लिखते हो तो आपकी एनसीपी है वो एनसीपी पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी साथियों? तैयार हो जाएगी। और एनसीपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एमएसएन के प्रैक्टिकल के अंदर आ गई, एमएसएन के यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर आ गए कि इस डिजीज के ऊपर एनसीपी बनाइए, इस डिजीज के ऊपर एनसीपी बनाइए। तो अपन को टोटल 5 एनसीपी बनानी होती है। 5 में से 3 एनसीपी मैं आपको एकदम फॉर्मेट के अंदर लिख के दूंगा, वो आप किसी भी डिजीज में लिख सकते हो। उसके बाद में 2 एनसीपी है उनका मैं फॉर्मेट दूंगा, वो 2 एनसीपी है वो अपन पेशेंट की डिजीज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है साथियों, और इसके अंदर अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि ये बात है कि अपन जब भी इंटरवेंशन लिखेंगे, इंटरवेंशन और यहां पे इंप्लीमेंटेशन, तो अपन के जितने भी थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल या फिर एक्सटर्नल एग्जामिनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उसके अंदर तो अपन क्या करेंगे, इंटरवेंशन को लिखेंगे, उनको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। जब तक अपने पास पेशेंट नहीं है तब तक अपन इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इसलिए अपने जितने भी थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं उनके अंदर अपन जो इंप्लीमेंटेशन का कॉलम है उसको क्या करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, इंपटी छोड़ देते हैं। ठीक है साथियों, ये यहाँ पे अपनी बात इंटरवेंशन और इंप्लीमेंटेशन को कैसे किस प्रकार से लिखना वो हो गई है। अब अपन फॉर्मेट पे चलते हैं सीधे डायरेक्ट। ये है अपना पहला फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर अपने जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए थे वो सारे के सारे इंक्लूड हैं और वो मैं आप सबको बता रहा हूं यहाँ पे। तो सबसे पहला अपना जो टॉपिक था वो था असेसमेंट। नर्सिंग केयर प्लान के अंदर सबसे पहले अपन असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में सबसे पहले सब्जेक्टिव डाटा लिख दिया, ऑब्जेक्टिव डाटा लिख दिया। सब्जेक्टिव डाटा के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट सेड दैट आई फील, ये लाइन फिक्स है, इस लाइन को अपन किसी भी डिजीज के अंदर लिखेंगे कि पेशेंट सेड दैट आई फील एब्डोमिनल पेन, आई फील लीवर पेन, आई फील
फटीगनेस, यानी मतलब जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जो अपन को पेशेंट बता रहा है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव डाटा, ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर हाउ यू असेस द साइन, जितने भी पेशेंट के साइन है, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, वो अपन किसके अंदर लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में जो अपना मेन कॉलम आता है वो आता है डायग्नोसिस का। डायग्नोसिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्नोसिस का कॉलम और अपना जो इंटरवेंशन का कॉलम है, और इन दोनों को अपन सही लिख देते हैं तो पूरी एनसीपी अपनी है वो रेडी हो जाती है। असेसमेंट तो अपन नॉर्मली सिंपल सा ही है, डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। डायग्नोसिस को अपन नंदा के जो 18 डायग्नोसिस है वो अपने बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, नॉर्मली इन थर्ड सेमेस्टर एनसीपी प्रिपरेशन बहुत ही ज्यादा काम आते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किए। इस पीडीएफ को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ के लास्ट में आपको जो 18 नंदा डायग्नोसिस है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसके बाद में डायग्नोसिस अपन नॉर्मली 4 डायग्नोसिस बनाते हैं, 4 या फिर 5 बनाते हैं, उसमें से 3 मैं आपको बना के दूंगा, वो वही आपको वहां पे एग्जाम में फिक्स लिखने हैं, क्योंकि डेफिसिट नॉलेज किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग हो सकती है पेशेंट को, एंजाइटी किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को डिजीज हो रही तो वो खुश तो वैसे भी नहीं होगा, उसको एंजाइटी तो फील हर डिजीज के अंदर होगी, और एक्यूट पेन नॉर्मली सब डिजीज में होता ही होता है। उसके बाद में जितने भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को अपन कैसे लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले अपन 2 लिखेंगे, 2 के बाद में जो चीजें इंक्रीज हो रही वो इंक्रीज में, उसके बाद में अपन क्या इंक्रीज करेंगे, अपन क्या इंक्रीज करेंगे, उसके अंदर फ्लूइड इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज करेंगे, तो वो सारा इंक्रीज के अंदर लिखेंगे। अपन पेशेंट में क्या डिक्रीज करना चाह रहे हैं, डिक्रीज एंजाइटी, प्रोवाइड नॉलेज, अवेयर अबाउट डिजीज, रिड्यूस पेन, रिड्यूस लेवल ऑफ फटीगनेस। उसके बाद में इंटरवेंशन और रैशनल है किस प्रकार से अपन को लिखने हैं, तो इंटरवेंशन के अंदर सबसे पहले अपन को असेसमेंट से रिगार्डिंग पॉइंट लिखने हैं। उसके बाद में पेशेंट के अंदर अपन चेक करेंगे कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम और किस प्रकार से मेजरमेंट अपन करेंगे, वो प्रॉब्लम का मेजरमेंट करेंगे और न्यूट्रिशन का मेजरमेंट करेंगे। उसके बाद में अपन पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे, तो पोजीशन का पॉइंट अपन 3 नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद में अपन पेशेंट को इंकरेजमेंट देंगे डिजीज के रिगार्डिंग कि ये आपके अंदर सही हो सकती है या फिर सही हो जाएगी, ये नॉर्मली डिजीज कंडीशन होती है, मतलब उसको डराना नहीं है, उसको एनकरेज करना है। तो इनकरेज का पॉइंट आ गया, पोजीशन का पॉइंट आ गया, कंफर्टेबल पोजीशन अपन पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे होंगे। साइकोलॉजिकल सपोर्ट अपन देंगे, साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप हर एनसीपी के अंदर लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। आप सबको पता है कि दवाई सबसे लास्ट में दी जाती है, पहले सारे के सारे जितने भी नॉर्मल इलाज है, जो घरेलू नुस्खे हैं या फिर होम रेमेडीज है, वो सारी की सारी दी जाएगी। मतलब अपन पहले पेशेंट को बता के ठीक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, बता के ठीक नहीं हो रहा है तो बाद में अपन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। इंप्लीमेंटेशन के अंदर क्या करेंगे, असेसमेंट की अपन सेकंड फॉर्म लगा देंगे कि असेस्ड हो गया, चेक हो गया, पोजीशन दे दी गई, इनकरेज्ड हो गया, पेशेंट प्रोवाइडेड हो गया, एडमिनिस्टर हो गया। अपने पास पेशेंट नहीं है तो अपन को ये कॉलम खाली छोड़ देना है। ठीक है साथियों, ये बात आप सबको समझ में आ गई। उसके बाद में इवैल्यूएशन के अंदर अपन क्या लिखेंगे, नाउ पेशेंट फीलिंग, पेशेंट कैसा फील कर रहा है आपका, पेशेंट फील बेटर और फीलिंग कंफर्ट, ये पॉइंट भी फिक्स है, आप किसी भी एनसीपी के अंदर लिख सकते हो। अपने इसके अंदर जो नॉर्मली एनसीपी को अपन किस प्रकार से लिखेंगे वो अपने सारा देख लिया है। नंदा के डायग्नोसिस का यूज करना, नंदा के डायग्नोसिस का जो मीन है वो ये है कि अपन को उस चीज का एविडेंस के बेस पर उसका इलाज करना है या फिर एविडेंस के बेस पे उस डिजीज को अपन रिकॉग्नाइज करना है। उसके बाद में अपन पेन के ऊपर जो मैंने बताई थी कि आपको फिक्स एनसीपी है जो पेन के ऊपर मेरे बनाई हुई है, वो आप किसी के अंदर भी लिख सकते हो। तो वो ये है कि असेसमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट से ही इज फीलिंग पेन इन एब्डोमिनल, किसी के अंदर भी पेन हो सकता है, पेन इन लेग्स, पेन इन हैंड मूवमेंट, कहीं पे भी पेन के अंदर अपन एनसीपी इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर अपन क्या लिख रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, फेस पे दिख जाएगा, यदि उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो मेजरमेंट ऑफ पेन बाय पेन स्केल, पेन स्केल होती है जिसके अंदर अपने इमोजीज होती है, इमोजीज के अकॉर्डिंग अपन पेशेंट का जो पेन है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ये बात हो गई अपने यहाँ पे। और उसके बाद में जो डायग्नोसिस है वो पेन का अपन किस प्रकार से लिखेंगे, तो पेन का डायग्नोसिस इस प्रकार से लिखेंगे, एक्यूट पेन रिलेटेड, किससे रिलेटेड होगा, टिश्यू इस्चेमिया, रिलीजिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। ठीक है साथियों, मतलब रिलीजिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का मतलब कुछ केमिकल्स के रिलीज होने से भी पेन जो है अपना वो अकर हो सकता है। एक्यूट पेन रिलेटेड टू टिश्यू इस्चेमिया या फिर रिलीजिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस अपन हर डिजीज के अंदर, क्योंकि पेन उसके हिसाब से होगा, क्योंकि पेन का और कोई रीजन नॉर्मली नहीं होता है। उसके बाद में अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है टू रिड्यूस द पेन और प्रोवाइड द कंफर्ट। उसके बाद में पेन के रिगार्डिंग अपन क्या क्या इंटरवेंशन देने वाले हैं, सबसे पहले मॉनिटर ए डॉक्यूमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन, असेस द जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट, असेस वाइटल साइन। उसके बाद में मॉनिटर वर्बल और नॉन वर्बल क्लू, ऑब्टेन फुल डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन लोकेशन, ड्यूरेशन, कैरेक्टरिस्टिक, रिव्यू द हिस्ट्री, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन और प्रोवाइड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, इंस्ट्रक्ट अबाउट रिलैक्सेशन टेक्निक, एडमिनिस्ट्रेशन, एनाल्जेसिक, यदि फिजिशियन अपन को क्या कर रहा है, प्रिस्क्राइब कर रहा है। तो सबसे पहले अपन ने, मैंने आपको बताया था असेसमेंट का टॉपिक लिखना है, असेसमेंट का आ गया। उसके बाद में मॉनिटर का लिखना, मॉनिटर का आ गया, ऑब्टेन वाला आ गया।
तो ये अपने इस प्रकार से अपन को इंटरवेंशन है जो अपन को याद कर लेने, ताकि अपन वहां पे आसानी से सोचने का जो जितना भी टाइम है वो रिड्यूस हो जाए और ओनली लिखना ही बाकी रहे। तो उसके बाद में इवैल्यूएशन के अंदर अपन क्या इवेल्युएट करेंगे, नाउ पेशेंट फीलिंग कंफर्ट, नो पेन और रिड्यूस्ड पेन, पेन है नहीं या फिर पेन क्या हो गया है, कम हो गया है। उसके बाद में अपन एंजाइटी के ऊपर भी मैंने एनसीपी बना के दी हुई है, जिसको आप वीडियो के लास्ट में जो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे उस पर आराम से देख लीजिएगा। उसके बाद में अपनी जो डेफिसिट नॉलेज के ऊपर मैंने भी एक एनसीपी बना के दी है, 3 एनसीपी मैं आपको बना के दे रहा हूं, उसको आप एज इट इज याद कर लीजिएगा और अपने एग्जाम के अंदर लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में नंदा के जितने भी डायग्नोसिस है अपनी एमएसएन से रिगार्डिंग वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट, फटीग रिलेटेड डिजीज कंडीशन, इस इंसोम्निया रिलेटेड चेंज इन इन्वायरमेंट, impaired mobility related to fracture और paralysis, sedentary lifestyle related to exercise, workload। मतलब नंदा के डायग्नोसिस की जो लैंग्वेज होती है वो जनरली फिक्स होती है और उसी लैंग्वेज के अंदर अपन को जवाब देना है। तो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे असेसमेंट के बारे में जान लिया था, 2 प्रकार के असेसमेंट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। डायग्नोसिस अपन ने देख लिए थे कि पूरा प्रॉब्लम और प्रॉब्लम से रिलेटेड इटियोलॉजी और सिम्टम PES के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके बाद में अपन ने इंटरवेंशन है जो अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर यदि अपने पास पेशेंट होता है तो ही लिखने हैं। इंप्लीमेंटेशन इंटरवेंशन अपन सजेस्ट कर सकते हैं थ्योरेटिकल एग्जाम के अंदर भी। नंदा के डायग्नोसिस यहाँ पे इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड है, जिनको आप देख लीजिएगा। और यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के अंदर बहुत जरूर बताएं और धन्यवाद।